हेलो बच्चों, आज हम सब कर रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। हमने पहले चैप्टर पढ़ लिया है, अब हमें इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने हैं जो कि हमारे बोर्ड में जो भी आने वाले हमारे एग्ज़ाम हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो क्वेश्चन आएंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ब्राउनियन मूवमेंट क्या होती है। वैसे बहुत आसान क्वेश्चन है। ब्राउनियन मूवमेंट हमने पहले भी पढ़ा है। क्या है, जिग-जैग जो मूवमेंट होती है कोलॉइडल पार्टिकल्स की, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, CMC और क्राफ्ट टेम्परेचर। हमने मिसल फॉर्मेशन पढ़ा था कि मिसल फॉर्मेशन कैसे होता है। हाँ, जो ऐसे ये हेड और टेल पार्ट था और यहाँ पे ग्रीस जो लगा हुआ था, फिर ये टेल थी और ये हेड थी। जिस कंसंट्रेशन पे ऐसा होता है उसको हम क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन कहते हैं। जैसे हमने डिटर्जेंट डाला पानी के अंदर, अगर वो बहुत लेस अमाउंट है तो वो एज ए इलेक्ट्रोलाइट बिहेव करेगा। अगर उसकी प्रॉपर अमाउंट हो जाती है तो वहाँ हमने देखा है फ्रोथ बनना शुरू हो जाते हैं, मतलब झाग बनना शुरू हो जाते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिर उस समय होती है मिसल कंसंट्रेशन कि वो आपके कपड़े धो सके अच्छे से। ठीक है। और जिस टेम्परेचर पे ये काम होता है उसी टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर। तो ये दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे, CMC क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, और जिस टेम्परेचर पे ऐसा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर। अब देखो ये पॉइंट समझने का है, जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल किसको बोला जाता है। आपके पास एक कोलॉइड है जो है AgI का। किसका कोलॉइड है, AgI का। अब यहाँ पे आप इसको डाल रहे हैं KI के अंदर। अब AgI देखो, कोई भी जब चीज़ तब अपने ऊपर किसी चीज़ को एड्जॉर्ब करती है तो कॉमन आयन को एड्जॉर्ब करती है। कोई भी, आपने ये कोलॉइड था आपके पास, कोलॉइड रेंज में है नहीं, हम इसको बना रहे हैं, ये लायोफोबिक में ये एग्जांपल आते हैं। तो आपने जैसे ही उसको KI के अंदर डाला, जैसे आपको एक प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड होता है। अब आपने क्या किया, एक ट्यूब ली जिसमें AgI था। अभी ये कोलॉइड है नहीं, आपने एज ए इलेक्ट्रोलाइट इसको डाला इसमें, किसके अंदर, AgI के अंदर। किसको डाला है, KI को। ये एज ए इलेक्ट्रोलाइट बिहेव करता है। इसी को हम क्या नाम देते थे, पेप्टाइजेशन। यही पेप्टाइजेशन है। अब आपने क्या किया कि ये जैसे ही डाला तो यहाँ पे क्या है, कॉमन आयन एड्जॉर्ब होगा, मतलब यहाँ पे I आ जाएगा। क्या आ जाएगा, I यहाँ पे इसके सरफेस पे आएगा। तो ये पहली लेयर बनती है। यही किस रेंज में आ जाता है, फिर कोलॉइड रेंज में। ये हमने कोलॉइड बना लिया जिसको आप पेप्टाइजेशन कहते हैं, कि लायोफोबिक जो होता है हमारे पास कोलॉइड, उसको लायोफिलिक या एक कोलॉइडल रेंज में लेके आना। अगर आप इसकी एक्सेस अमाउंट कर दें, KI की आप क्या कर दें, बहुत ज़्यादा अमाउंट कर दें, तो यहाँ पे जो K है वो भी अपनी लेयर बनाना शुरू कर देता है। तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो ये वापस से इसी फिनोमेना को हम फिर क्या बोलते हैं, कोएगुलेशन हो गया या फ्लोक्यूलेशन हो गया, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिक्स हो जाएंगे। तब ये कब होता है, तब आप इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देते हैं, तो ये कोएगुलेशन हो जाएगी और ये वापस से प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो जाएंगी। प्रेसिपिटेशन, कोएगुलेशन या फ्लोक्यूलेशन आप इसको बोलते हैं। पेप्टाइजेशन नहीं बोलना है। क्या बोला गया है, अगर ये दोनों चार्ज मिल जाते हैं तो पेप्टाइजेशन नहीं बोलना है, प्रेसिपिटेशन बोलना, कोएगुलेशन या फ्लोक्यूलेशन। अब क्या है, देखो ये दो लेयर बन गई हैं। कैसी दो लेयर बनी है, आपके पास यहाँ पे AgI था और यहाँ पे कौन आना शुरू हो गया, I, कॉमन आयन आता है हमेशा, और फिर तब आपने एक्सेस KI डाल दिया तो यहाँ KB आ गया है। तो इन दोनों के बीच में इसको हम फिक्स्ड लेयर बोलते हैं, जो I है, और I मतलब ये आयोडीन वाला, और ये जो K है, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है इसी को हम बोलते हैं जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। अब जो ये वाला है, यहाँ I आया, ये आपका AgI है, और यहाँ पे जो K आया है, ये फिक्स्ड लेयर है और ये मोबाइल लेयर है। फिक्स्ड लेयर और मोबाइल लेयर, फिक्स्ड लेयर और मोबाइल लेयर के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसी को आप क्या नाम देते हैं, जीटा पोटेंशियल। और इन दोनों लेयर को हेल्महोल्ट्ज़ डबल लेयर भी बोला जाता है। ध्यान रखेंगे, हेल्महोल्ट्ज़ डबल लेयर, जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या है, लेदर गेट्स हार्डनिंग आफ्टर टैनिंग। जो लेदर है वो हार्ड हो जाता है। लेदर एक्चुअल में जो एनिमल की जो मेम्ब्रेन होती है वो पॉजिटिव होती है, और जो टैनिंग होता है ये नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। तो अब क्या है,
पहले आपके पास एक कोलॉइड था जो कि कैसा था, पॉजिटिवली चार्ज्ड, आपने उसमें क्या कर दिया, नेगेटिवली चार्ज्ड कोई चीज़ डाल दी। अब ये क्या है, प्रेसिपिटेशन तो होगा, इसका प्रेसिपिटेशन ही होगा, प्रेसिपिटेट बना के बैठ जाएगा ये, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो इसी वजह से लेदर क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। हमने एक इक्वेशन लिखी थी, क्या लिखी थी, बोलो साथ साथ, x/m इज इक्वल टू के पी की पावर 1/n, यही लिखा था। अब फिर हमने इसका लॉग ले लिया था और ये क्या देखा था कि भाई तब टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिया जाता है। फिर हमने प्रेशर का उसके ऊपर इफेक्ट देखा था कि प्रेशर क्या इफेक्ट डालता है। हमने फिजिकल और केमिकल एड्सॉर्प्शन पढ़ा था, जिसमें हमने ये पढ़ा था अगर भाई चाहे केमिकल हो चाहे फिजिकल एड्सॉर्प्शन है, अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो दोनों ही एड्सॉर्प्शन क्या है, इंक्रीज हो जाते हैं। पर वो अब इतना थोड़े कि आप प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, एक समय बाद तो सरफेस भी भर जाएगा ना। तो अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ाते हैं तो वो क्या हो जाता है, फिर कांस्टेंट भी हो जाता है। तो हमने क्या ग्राफ देखा था कि भाई ऐसे होता है, फिर एक समय पे जाके वो कांस्टेंट हो जाता है। तो स्टार्टिंग में जो ये पावर होती है वो पी के बिल्कुल, मतलब जो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली का के सिंबल आ जाएगा, पी की पावर n होता है, पी के ऊपर वो डिपेंड करता है, 1 मान लीजिए उसको। और इंटरमीडिएट में क्या होता है, तब बीच में होता है, तब 1/n के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर तब वो इनफाइनाइट प्रेशर लगा दोगे तो पी की पावर 0 हो जाएगा। यही क्या था, फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। और आपको देखना है तो आप लेक्चर में देखिएगा कि वहाँ पे लॉग का और वो सारा एग्जाम्पल हमने लेके किया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। अगर कोलॉइडल सॉल्यूशन से आपका कोई कोलॉइडल सॉल्यूशन है और उसमें से क्या पास किया जाए, करंट पास किया जाए। ये कोई कोलॉइडल सॉल्यूशन है हमारा और इसमें क्या पास किया जा रहा है, करंट पास किया जा रहा है, तो क्या होगा। अब देखो यहाँ पे आप 2 इलेक्ट्रोड ले लीजिए और कोलॉइडल पार्टिकल्स पे चार्ज होता है, ये हमने देखा है। और कैसे, जैसे हमने अभी बनाया था AgI है और उस पर एक स्पेसिफिक अगर Ki डाला गया है, Ki डाला गया है तो I आ जाएगा। अगर क्या डाला हो इसमें, अगर कोई और इलेक्ट्रोलाइट हो जिसमें जैसे AgNO3 है तो क्या एड्सॉर्ब होगा, बताओ मुझे, Ag एड्सॉर्ब होगा, तो यहाँ पे Ag आ जाएगा। कॉमन आयन होना चाहिए, इन दोनों में से किसी का एक कॉमन होना चाहिए। अगर Ki डाल रहे हो तो I आ जाएगा, AgNO3 डाल रहे हो तो Ag आ जाएगा, ठीक है। मतलब इसके ऊपर चार्ज है इसके ऊपर। मान लो ये अपना कोलॉइडल एक पॉजिटिवली चार्ज्ड यहाँ पे पार्टिकल है। अब क्या है कि यहाँ पे एक एनोड है और एक कैथोड है। और क्या करते हैं, जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं तो नेगेटिव जो चार्ज होगा, जो नेगेटिव कोई चार्ज जो चीज़ होगी, आपको पता है कैटायन कैथोड पे जाता है, एनायन एनोड पे जाता है। अगर ये पॉजिटिवली जो चार्ज है, मान लो यहाँ पे I नेगेटिव था तो ये एनायन की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। इसका मतलब क्या है, हम कोलॉइड को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इसको हम क्या नाम देते थे, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। ये याद रखना, इलेक्ट्रोफोरेसिस हम इसको बोलते हैं कि तब कोलॉइड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं हम, कि उसके ऊपर चार्ज होता है और हमने क्या है, हमने उसके ऊपर पोटेंशियल लगाया, इलेक्ट्रिक करंट लगाया, तो फिर क्या किया, उसने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव की तरफ जाएगा। क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायन किसकी तरफ जाता है, कैथोड की तरफ, एनायन किसकी तरफ जाता है, एनोड की तरफ। तो इसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द चार्ज ऑन AgI colloidal particle when it is prepared by adding small amount of AgNO3 salt to Ki solution in H2O। तो क्या है हमारे पास, अगर AgI आपके पास है, और देखो आप इस कंसेप्ट को समझिए, वो कैसे भी पूछे, अभी अभी हमने पढ़ा भी है, तब जीटा पोटेंशियल और वो पढ़ा। अगर आप इसको AgNO3 में डालते हैं तो बोलो मुझे कैसा चार्ज आएगा इसके ऊपर, कॉमन आयन कोई एब्जॉर्ब करता है। तो ये अगर AgI है तो इसका कॉमन आयन इसमें कौन है, Ag, तो कौन सा चार्ज आएगा यहाँ पे, पॉजिटिवली चार्ज,
पॉजिटिव आएगा। अगर यहाँ पे KI डाल देते, AgI में हम KI डाल देते तो बोलो कौन सा आएगा, कॉमन आयन आएगा। और कॉमन आयन कौन सा है इसमें से, I, तो यहाँ पे I लिख देना और नेगेटिवली चार्ज वो हो जाएगा। तो कुछ भी दे दे, आपको कॉमन आयन देखना है और उस कॉमन आयन में देखना है कैसा चार्ज आएगा, उसी को बता देना, ठीक है। फिर क्या है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन इज मल्टीलेयर्ड वाइल द केमिसॉर्प्शन फॉर्म मोनोलेयर। ऐसा क्यों होता है, देखो फिजिकल एड्सॉर्प्शन सिंपल क्या है, एक वंडरवॉल फोर्सेस हैं, उसको इस सरफेस से सिर्फ सिंपल अट्रैक्शन है, उसको कोई केमिकल बॉन्ड, परमानेंट बॉन्ड यहाँ पे बनाना नहीं है, तो वो मल्टीलेयर बना सकता है। केमिसॉर्प्शन में एक इससे बॉन्ड बनता है, इसी वजह से उसको हम स्पेसिफिक भी बोलते थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रिस्टलोइड क्या होता है। क्रिस्टलोइड देखो कल हम डायलिसिस पढ़ रहे थे, डायलिसिस में क्या देखा था कि ये एक पर्चमेंट मेम्ब्रेन है, इसमें हमारा ब्लड है और जो सॉल्ट है, अमीनो एसिड्स हैं, ये सारा यूरिया, ये सब कुछ भरा हुआ है। तो क्या देखा गया था कि ब्लड एक कोलोइड सॉल्यूशन होता है, कोलोइड सॉल्यूशन होता है, तो वो साइज जो कोलोइड कभी भी अपनी एनिमल मेम्ब्रेन से पास नहीं होता है, बट क्रिस्टलोइड हो जाता है। क्रिस्टलोइड यहाँ से पास हो जाएगा, कोलोइड यहाँ से पास नहीं होता है। बात समझ गए क्यों, क्योंकि इस मेम्ब्रेन का साइज क्या है, बहुत छोटा होता है, और कोलोइड अपने बड़े होते हैं तो वो इसमें से निकल के नहीं जा सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो क्रिस्टलोइड क्या हो गई, जो ये इम्प्योरिटी है जैसे अमीनो एसिड है, जो कि क्या आप बोलोगे एनिमल मेम्ब्रेन से पास हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी में लिखा हुआ है जो हाइड्रोसोल क्या होता है। देखो आपने एरिसोल पढ़ा है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन एरिसोल ही डाला है मैंने। हाइड्रोसोल क्या होता है, हाइड्रोसोल देखो जैसे आप एरिसोल में क्या बताते थे कि भाई एयर एज ए डिस्पर्स्ड मीडियम के जैसे बिहेव करेगा, एरिसोल यही बोला था कि एयर की सोल, ऐसे ही हमने याद किया था कि अगर डिस्पर्स्ड मीडियम आपका एयर है तो एरिसोल हो जाएगा, अगर वाटर है तो हाइड्रोसोल बोल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, डिफाइन टिंडल इफेक्ट, और इसी के साथ एक क्वेश्चन और लिखा है मैंने, वाई ट्रू सॉल्यूशन नॉट शो टिंडल इफेक्ट, कि कौन टिंडल इफेक्ट दिखाता है, कोलॉइडल या सस्पेंशन दिखाते हैं, ट्रू सॉल्यूशन क्यों नहीं। या फिर क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि रिवर्सिबल सोल क्या होता है। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, आपको एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों में डिफरेंस याद करना है, और जो एड्सॉर्प्शन का पूरा एक एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, उसमें से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। लायोफिलिक लायोफोबिक सोल में आपको बहुत अच्छे से डिफरेंस याद करना है, कि जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रिवर्सिबल इसको क्यों बोलते हैं, या रिवर्सिबल कौन सा सोल होता है, ठीक है, रिवर्सिबल कोलोइड कौन सा होता है, तो आपको पता होना चाहिए।
तो आप बहुत अच्छे से याद करेंगे कि लायोफिलिक क्या होते हैं, लायोफोबिक क्या होते हैं, डिफरेंस अच्छे से याद करना है। फिर अभी जो याद किया हमने पहले पेप्टाइजेशन, ये जो आप इसी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब की बार AgNO3 ले लेना कि ये था भाई AgI था, और ये हमने AgNO3 में एक इलेक्ट्रोलाइट डाला। AgI एक इलेक्ट्रोलाइट नहीं था। जैसे आप बोलेगे भाई मैं पहले बहुत गरीब था, मतलब AgI कह रहा मैं पहले बिल्कुल कोलॉइड था नहीं, फिर मेरे दुनिया में कौन आया, AgNO3 आया, फिर मेरी दुनिया बिल्कुल बदल गई। और इसके साथ क्या हुआ, AgI है ना, तो कॉमन आयन बोलो, Ag यहाँ पे एड्जॉर्ब हो जाएगा पॉजिटिव। यही पेप्टाइजेशन है बस। अब देखो, आउट ऑफ NH3 और CO2 विच गैस विल बी एब्जॉर्ब फर्स्ट। NH3 और CO2 में से कौन सी गैस एब्जॉर्ब फर्स्ट होगी, पहली कौन सी होगी, चारकोल के ऊपर। एक होता है क्रिटिकल टेम्परेचर। देखो जितना ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, जितना ज़्यादा क्या होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, वो गैस उतनी जल्दी लिक्विफाई हो जाएगी, और जो जितनी लिक्विफाई हो जाएगी वो उतना जल्दी एब्जॉर्ब होगा। अब देखो क्रिटिकल टेम्परेचर है क्या, ज़्यादा क्यों हो रहा है भाई, कम क्यों वाला क्यों नहीं होता। क्रिटिकल टेम्परेचर मान लो किसी गैस का है 5, और अपना नॉर्मल टेम्परेचर कितना रहता है रूम का, बताओ मुझे एक बारी, 5 रहता है क्या, 25 रहता है। तो एक का तो है 24 और एक का है -5। वैसे तो इसका क्रिटिकल टेम्परेचर -5 है, ठीक है, पर इसका है 24, तो पहले लिक्विफाई कौन होगी, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है, क्योंकि हम रहते ही 25 डिग्री में हैं, -5 तक ले जाने में हमें हिम्मत पड़ जाएगी। तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो गैस पहले लिक्विफाई होगी। अब इसमें से कौन होती है, NH3 का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है, इसी वजह से ये जल्दी एड्जॉर्ब होगी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा, डिफरेंस बिटवीन एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। आप याद करेंगे क्या बोला था हमने, ये एक सरफेस फिनोमेना है और ये एक बल्क फिनोमेना है। एड्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमेना, एब्जॉर्प्शन कैसा है, बल्क फिनोमेना है। और सॉर्प्शन क्या होता है, तब दोनों चीज़ें होती हैं, एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों चीज़ें होती हैं। और डिसॉर्प्शन क्या होता है, तब जो एड्जॉर्प्शन हो रखा है वो वापस से हट जाए। ओक्लूजन क्या होता है, तब किसी मेटल सरफेस पे गैस आके रुकती है तो उसको आप ओक्लूजन बोलते हैं। फिर क्या है डिफरेंस बिटवीन फिजियोप्शन और केमिजोप्शन, बहुत अच्छे से याद करेंगे। अच्छा डिफरेंस बताओगे और सिमिलैरिटी क्या, डिफरेंस तो आप लिख दोगे, आपको क्या बताना है सिमिलैरिटी क्या है। तो दोनों में आप क्या करोगे, अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो दोनों बढ़ते हैं, और एक क्या है सरफेस एरिया दोनों में तब बढ़ाओगे तो दोनों ही बढ़ेंगे। तो ये इसमें क्या है सिमिलैरिटी। फिर क्या है वाई इज एड्जॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्यों है, एक देखो तब आप कोई भी चीज़ आके यहाँ पे स्टेबल होती है। देखो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, घूम रही थी इधर उधर, उसको कुछ नहीं मिल रहा था, अब वो शांत होना चाहती थी, तो यहाँ पे आके वो सरफेस पे एब्जॉर्ब हुई है। तो तभी केमिस्ट्री में अपना तब भी कोई शांत होता है, स्टेबल होता है, तो एनर्जी रिलीज़ करता है, और एनर्जी रिलीज़ वाली चीज़ को ही हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक बोलते हैं। रिएक्शन आप याद करना चाहे तो क्या थी, G = H - T डेल्टा S। लेक्चर में हमने पढ़ा था कि H क्या होता है नेगेटिव क्योंकि एक्सोथर्मिक है, S भी क्या होता है नेगेटिव क्योंकि एंट्रोपी कम हो गई है, और G भी क्या होता है नेगेटिव क्योंकि स्पॉन्टेनियस होता है ना, तो उसी चीज़ को हम स्पॉन्टेनियस कहते हैं। तो स्पॉन्टेनियस होने के लिए G का नेगेटिव होना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डेल्टा फॉर्मेशन, बहुत बढ़िया। अब इसको ध्यान से समझेंगे डेल्टा फॉर्मेशन क्या है। अब जो टॉपिक हमने लेक्चर में एक दो डेफिनेशन छोड़ी है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, ठीक है ना। अब डेल्टा फॉर्मेशन में होता क्या है, एप्लीकेशन में आता है। वैसे अभी हमने देखो, एक तो आपकी रिवर है और एक सी है, आपकी नहीं है, मतलब नेचर की है रिवर, तो आपकी नहीं है, ये रिवर है, और इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, मिट्टी के, रेत के, आप जैसे भी समझना चाहें, उन पे चार्ज होता है, वो घिस घिस के ऐसे ऐसे चलते हैं, उनके ऊपर चार्ज क्रिएट होता है और वो कोलाइडल रेंज में आते हैं। और जो समुंदर है उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, NaCl तो होता ही है, इतना तो पता है हम सबको। तो क्या है, तब ये दोनों का मेल होता है, तब ये जहाँ मिलते हैं। तो देखो हमने अभी अभी पढ़ा था फ्लोक्यूलेशन और पेप्टाइजेशन, कि तब भी एक कोलॉइड था और हमने तब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डाला, तो प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो गए। तो यहाँ पे क्या है, जैसे ही कोलॉइड
ये NaCl, इन दोनों की तब टक्कर होती है तो यहाँ पे फिर वो बड़े पार्टिकल्स प्रेसिपिटेशन होना शुरू हो जाती है, तो यहाँ पे एक मिट्टी का ढेर लग जाता है जिसको आप क्या बोलते हैं, डेल्टा फॉर्मेशन। बात समझ गए? ठीक है, अब देखो डिफाइन एसोसिएटेड कोलॉइड, मल्टीमोलिकुलर और मैक्रोमोलिकुलर। एसोसिएटेड में मिसल फॉर्मेशन याद रहना चाहिए सबको, CMC और क्राफ्ट टेम्परेचर अभी हमने देख लिया। फिर मल्टीमोलिकुलर क्या था? मल्टीमोलिकुलर क्या था कि छोटे छोटे हैं, जैसे आप याद रखेंगे S8 इसमें आ जाएगा, क्योंकि एक अकेला सल्फर का जो पार्टिकल है वो कभी कोलॉइडल रेंज में आता नहीं है, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या हैं, मिलके किस रेंज में आ जाते हैं, कोलॉइडल में। उसी को हम मल्टी बोल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे आए थे, मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड। मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड क्या होते हैं? मैक्रो पहले ही बहुत बड़ा है, सिर्फ उसको एक डिस्पर्सन मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया, और ये बहुत सारे पॉलीमर हो गए अपने, सेलुलोज, नाइलोन, ये सब कुछ। ठीक है, और समझना है जिसको हम, एक टॉपिक ही है, हार्डी-स्यूल्स रूल हम उसको बोलते हैं, हार्डी-स्यूल्स रूल। अब देखो ये वाला तो याद हो ही गया होगा आपको, AgI वाला जो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। इसमें भाई कॉमन है, अगर KI है तो I आ जाएगा, कॉमन आयन हमें चाहिए, सब चारों, और क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। तो अब ये बताओ मुझे, इसको प्रेसिपिटेट करने के लिए, इसका कोएगुलेशन करने के लिए, या इसका फ्लोक्यूलेशन करने के लिए, एक तो मैंने आपको ऑप्शन दिया, KBC खेल रहे हैं हम, एक आपके सामने है ₹1 के क्वेश्चन के लिए NaCl, एक है इसमें MgCl2, एक है AlCl3। अब ये बताओ प्रेसिपिटेशन या फ्लोक्यूलेशन या कोएगुलेशन AlCl3 पहले करेगा इस सॉल्यूशन की, MgCl2 करेगा या NaCl करेगा, बोलो कौन करेगा? तो हार्डी-स्यूल्स रूल क्या कहता है कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा वो उसकी फ्लोक्यूलेटिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होगी, वो उतना ही जल्दी प्रेसिपिटेट बनाएगा। क्यों? इस बात की थोड़ी फीलिंग लीजिए। कैसे? कि आपके पास आयोडीन है, नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए पॉजिटिव चाहिए होगा, तो एल्यूमिनियम पे है 3 पॉजिटिव, Mg पे है 2 पॉजिटिव, और Na पे है 1 पॉजिटिव। तो ये मान लो ये I नेगेटिव आप 3 ले लो, एक अकेला एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव 3 की शामत करके आएगा, एक अकेला एल्यूमिनियम 3 को करके आएगा, तो ये तो बहुत कम रिक्वायर्ड होगा। और जो जितनी अमाउंट कम चाहिए, अब मतलब मैं आपको डिटर्जेंट बोलूँ कि भाई ये ना तुम थोड़ा सा चुटकी सा डालोगे वैनिश की, ये तो बिल्कुल साफ़ कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, तो जितनी कम अमाउंट रिक्वायर्ड होगी वो उतना बढ़िया होगा। तो एक एल्यूमिनियम जिस पे 3 चार्ज है वो एक साथ आयोडीन 3 को ख़त्म करके आएगा, तो वो उतना ही अच्छा क्या है, फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब अगर पॉजिटिव है कहीं, क्या कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, मतलब यहाँ AgI था और हमने AgNO3 डाला, तो Ag तो क्या Ag एब्जॉर्ब होगा, तो ये पॉजिटिव है। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन चाहिए, नेगेटिव चाहिएगा। अब जिस पे जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा वो उतना ज़्यादा फ्लोक्यूलेटिंग पावर। ये कौन सा रूल चल रहा है, हार्डी-स्यूल्स रूल। हार्डी सिंधु मत बोलना। अब देखो क्या Ag, जैसे अब क्या कि SO4 2 नेगेटिव है एक पे, एक PO4 3 नेगेटिव है, और एक क्या है FeCN, सॉरी 6 लिख दिया, FeCN6 4 नेगेटिव, FeCN6 4 नेगेटिव। तो बोलो किस पे सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है, हाँ FeCN6 4 नेगेटिव वाले पे। तो इसको जल्दी से क्या करेगा, प्रेसिपिटेट कर देगा। तो यहाँ पे अपना चैप्टर ख़त्म होता है विद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ CBSE 2021।